तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल एवं गति के नियम। यदि अगर आप लोग आज इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से आसान भाषा में नोट्स को तैयार किया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बल की परिभाषा को जानेंगे। आखिर बल होता क्या है तो समझिएगा। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो कहते हैं कि वस्तु पर हमने बल लगाया। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। इसे याद रखिएगा। अब देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन आप लोग याद रखिएगा। और बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर m इंटू ए, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर m क्या होता है तो m यानी मास, मास मतलब द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। और a एक्सेलरेशन मतलब हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बल बराबर क्या हो गया सूत्र हमारा, यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं। बल बराबर आपका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, अब हम लोग अगला नंबर पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह 3 प्रकार का कार्य कर सकता है। सबसे पहला क्या है हमारा? तो वह चाल में परिवर्तन कर सकता है, गति के दिशा में परिवर्तन कर सकता है, आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो समझिएगा, चाल में परिवर्तन कैसे कर सकता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल में बच्चों ने लात मारा, तो देखिए तो फुटबॉल के चाल में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे ने क्या किया? फुटबॉल में लात मारा, यानी कि बल लगाया। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर है गति की दिशा में परिवर्तन। यानी कि किसी वस्तु पर हम बल लगाकर उसकी गति के दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। आप कहिएगा कैसे? तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग अभी क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है ना। क्रिकेट जब देखते हैं तो आपको पता होगा जो बैटर होता है, ठीक है, और बॉलिंग जो करता है बॉलर, ठीक है ना, बॉल को फेंकता है इधर की ओर। जो बैटर होता है उस बॉल की दिशा में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। बॉल इस तरफ से जा रहा था, जब बैटर बॉल पर यानी कि अपना बल लगाता है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा को भी चेंज कर सकते हैं, गति की दिशा को चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, आकृति बदल सकते हैं। हम बल लगाकर आकृति बदल सकते हैं। जैसे कभी आप गुब्बारा देखे होंगे, ठीक है ना। गुब्बारा को जब हाथ से दाबिएगा यानी बल लगाएंगे तो उसका आकार चेंज हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आंटी जी हैं जो क्या कर रहे हैं? रोटी बना रहे हैं। आटा जब यानी कि हम लोग सान लेते हैं, ठीक है ना, पानी डालकर उसको यानी अच्छी से क्या करते हैं? मिला देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो चोकला होता है, हम लोग यहाँ पर चोकला बोलते हैं। चोकला पर क्या करते हैं? तो एक यानी कि आटा का छोटा सा टुकड़ा हम क्या करते हैं? तो इस पर डालते हैं। किस पर? यानी कि चोकला पर, ठीक है, यानी कि चोकला पर डालते हैं। उसके बाद उस पर बेलन चलाते हैं और उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या किए? तो बल लगाकर उसके आकार में भी परिवर्तन कर दिए, ठीक। तो देखिए, बल लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, आकृति भी बदल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, अगला नंबर है बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है। समझिएगा, बल में परिणाम और दिशा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है, इस पर हमने क्या किया? 5 न्यूटन का बल लगाया। जो 5 न्यूटन है ना हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम। अब देखिए, जब हम बल लगाएंगे तो समझिएगा, बल किसी दिशा में लगा सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए इधर से लगा रहे हैं या फिर इधर से लगाएंगे, तो इसमें दिशा भी होता है। तो बल एक क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। और जिस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है ना, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ये हमने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, अब संतुलन बल, सॉरी यहाँ पर संतुलित होना चाहिए, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है सो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है ना, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा, यहीं पर आप समझ जाइएगा, परिभाषा अपने मन से बना लीजिएगा।
जैसे मान लीजिए इधर कोई व्यक्ति है, इधर कोई व्यक्ति है, इसने भी यहाँ पर यानी कि 5 न्यूटन का बल लगाया और इस तरफ से इसने भी क्या किया, 5 न्यूटन का बल लगाया। दोनों तरफ से जब समान बल लगेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। यानी कि कोई वस्तु पर दोनों दिशा से समान बल लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। और दोनों दिशा से यदि अगर असमान बल लग रहा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से 2 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि असमान बल लग रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं असंतुलित बल। क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके परिभाषा को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। यानी कि जैसे देखिए, कोई वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर से लगा और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा। जब दोनों दिशा से समान बल लगाइएगा ना, तो इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो इसे क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संतुलित बल क्या होता है। इसके बाद देखिए असंतुलित बल। तो फिर देखिए, हम एक वस्तु को लेते हैं, इधर से 5 न्यूटन का बल लगाए और इधर से 2 न्यूटन का बल लगाए। जब यानी कि दोनों तरफ से असमान बल लगेगा तो इसके गति में, यानी इनके स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये आपका संतुलित बल का उदाहरण है, क्योंकि दोनों तरफ समान भार है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए दोनों तरफ क्या है, समान भार है, तो ये दोनों आपका हो जाएगा संतुलित बल। जबकि याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, असमान भार है, तो ये दोनों जो हो जाएगा आपका, यानी कि असंतुलित बल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग बल के प्रकार को जानेंगे, यानी कि टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला होता है आपका स्पर्श बल और दूसरा होता है अस्पर्श बल, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए, संपर्क बल क्या होता है, तो जब दो वस्तु आपस में संपर्क करके अगर बल लगाता है तो उसको हम लोग संपर्क बल बोलेंगे। और जब दो वस्तु आपस में संपर्क किए बिना बल लगाए तो उसको हम लोग असंपर्क बल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बच्चे को, इसने क्या किया, गेंद ऊपर की ओर फेंका। जब गेंद नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी वस्तु संपर्क में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, कोई वस्तु संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी बल नीचे आ रहा है, मतलब पृथ्वी इस पर बल लगा रहा है बिना संपर्क किए, तो ये आपका असंपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप गर्ल को देख रहे हैं, ये यानी कि आपस में संपर्क करके बल को उत्पन्न कर रहा है, तो ये आपका संपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। अब हम संपर्क बल और असंपर्क बल काहे बोल रहे हैं, क्योंकि स्पर्श बल को ही संपर्क बल और अस्पर्श बल को असंपर्क बल कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, स्पर्श बल क्या होता है, यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है उसे हम लोग संपर्क बल कहते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्पर्श बल के प्रकार को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है आपका अभिलंब बल, यानी कि नॉर्मल फोर्स। अभिलंब बल या सामान्य बल, यानी अभिलंब बल को ही सामान्य बल भी कहा जाता है। अब देखिए, सामान्य बल क्या होता है, तो एक ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच संपर्क के कारण होता है जब वे एक दूसरे के क्या हो, ऊपर दबाव डाल रहे हों। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, एक टेबल है और ऊपर में क्या कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये वस्तु द्वारा जो टेबल पर बल लगाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बल बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि तनाव बल, यानी कि टेंशन फोर्स क्या होता है। समझिएगा, जब किसी वस्तु को एक डोरे से बांधकर खींचते हैं तो वस्तु द्वारा, यहाँ वस्तु द्वारा होगा, वस्तु द्वारा लगा बल को ही क्या बोलेंगे, तनाव बल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु को खींचा जा रहा है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं ना, तो वहाँ पर तनाव बल लगता है। क्या वो कौन सा बल लगता है, तनाव बल। इसे याद रखिएगा। जब भी हम किसी वस्तु को खींचेंगे, जैसे मान लीजिए किसी खंभे में हम रस्सी बांध कर खींच रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा बल उत्पन्न होगा, तनाव बल उत्पन्न होगा, यानी टेंशन फोर्स। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि घर्षण बल क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है। समझिएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है, जब मान लीजिए कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए वस्तु है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है,
ठीक है, या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क में आने वाली सतह पर एक विरोधी बल लगता है। जहाँ पर ये संपर्क कर रहा है ना, वहाँ पर एक विरोधी बल लगता है जो गति में बाधा डालता है, जो इसकी गति में क्या करेगा, बाधा डालेगा। और इस विरोधी बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो घर्षण बल कहेंगे। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे पैर और सड़क के बीच घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। जब भी कोई वस्तु को हम जमीन पर खींचते हैं तो वहाँ पर यानी कि जहाँ पर वो संपर्क करता है तो वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अगर घर्षण बल नहीं रहे तो हम लोग रोड पर चल भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अस्पर्श बल, समझिएगा। अस्पर्श बल हम समझा चुके हैं कि यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच बिना संपर्क किए ही बल उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं, अस्पर्श बल यानी कि असंपर्क बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो परिभाषा है उसको भी बता देते हैं। वे बल होते हैं यानी अस्पर्श बल वे बल होते हैं जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, यानी जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए या बिना किसी शारीरिक संपर्क के लगाए जाते हैं। यानी अस्पर्श बल जो होता है बिना किसी वस्तु में संपर्क किए और किसी प्रकार का शारीरिक संपर्क नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, अस्पर्श बल कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अस्पर्श बल के कई सारे यानी कि प्रकार हैं जिसको हम लोग अब समझेंगे। तो सबसे पहले है आपका गुरुत्व बल, यानी कि पृथ्वी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है ना उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। यानी पृथ्वी जो है वह सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच कर रखती है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो पृथ्वी जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल बोलेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय बल क्या होता है इसको समझिएगा। चुंबक द्वारा उत्पन्न बल जिससे वह लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर खींचता है चुंबकीय बल कहलाता है। जब चुंबक जो होता है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वहां पर कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए विद्युत बल क्या होता है, ये यानी कि आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन हम फिर भी डाल दिए हैं। तो विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग मेन टॉपिक को पढ़ेंगे यानी न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे उनको भी जानेंगे, जड़त्व का नियम क्या था, संवेग के बारे में जानेंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूटन के बारे में कुछ पहले जानकारी हासिल करेंगे। तो याद रखिएगा सर आइजक न्यूटन जो थे उनका जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था और 1727 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब देखिए सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम भी दिए थे और गति के सिद्धांत की भी खोज की थी, ठीक है ना। तो इन्हीं गति के सिद्धांत के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूटन के जितने भी गति के नियम हैं उनको अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका न्यूटन का प्रथम गति नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो न्यूटन साहब प्रथम गति नियम में क्या कहे थे समझिएगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी न्यूटन साहब का कहना यह था, समझिएगा, कि यदि अगर कोई वस्तु गति में है, ठीक है ना, अगर चल रहा है तो वो हमेशा चलते रहेगा, या यदि अगर मान लीजिए वो रुका हुआ है तो वो हमेशा रुकले रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। अब देखिए जैसे यहाँ पर फुटबॉल को देख रहे हैं, ये गति में है, किस में है, गति में। अब ये गति में है तो ये हमेशा गति में ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। अब देखिए रुक कहा जाता है, हम वो समझाते हैं आपको। देखिए इनके सतह पर घर्षण बल लग रहा है, यानी बाह्य बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये फुटबॉल जो होता है वह कुछ दूरी तय करके रुक जाता है क्योंकि इस पर घर्षण बल लग रहा है और कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कुछ हवा का प्रेशर होता है जिसके कारण ये रुक जाता है, ठीक है ना। अगर ये सभी घर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को और हवा के वेग को यदि अगर हटा दिया जाए तो फुटबॉल कभी रुकेगा ही नहीं। एक बार अगर आप लात मार दीजिएगा वो हमेशा चलते रह जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यदि अगर कोई वस्तु विराम में है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए जो फुटबॉल है ये विराम में है, ठीक है ना, तो ये हमेशा विराम में रहेगा। अब ये गति तभी करेगा जब हम इस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तब, जैसे हम लात से अगर इसको मारते हैं तब ये जाकर क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है ना। तो
गति का नियम यानी कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम यही था कि यदि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, या फिर अगर वो गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए समझिएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही क्या कहेंगे, जड़त्व का नियम कहेंगे। और जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो साहब दिए थे। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए जड़त्व क्या होता है सो समझिएगा। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई वस्तु गति में है और उसकी गति की अवस्था में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका जो विरोध करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसके बाद देखिए, अब जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका विराम का जड़त्व। समझिएगा, यह वस्तु का वह गुण है जो उसे गति की अवस्था में परिवर्तन करने का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बस या ट्रेन के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। अब काहे गिर जाता है, हम सो समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। बस यदि अगर चल देता है तो बस के साथ साथ उसका पैर यानी निचला हिस्सा जो उनकी बस के संपर्क में था, बस की सतह के संपर्क में था, वो भी यानी कि चल देता है। लेकिन इसका शरीर जो है वह विराम में ही रहता है। ठीक है ना, इसीलिए इनका निचले वाला जो हिस्सा होता है पैर, वह चल देता है, लेकिन ऊपर का जो शरीर है, ठीक है ना, मस्तिष्क, वो यानी कि विराम में ही रहता है, जिसके कारण ये पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल और पत्तियों का झरना। जब हम पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो टहनी होता है वह तो गति करने लगता है, लेकिन फल जो होता है वह विराम अवस्था में होने के कारण वह टूट जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए गति का जड़त्व क्या होता है सो समझिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जो उसे अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति देता है। ठीक है ना, यानी कि अगर वह गति कर रहा है तो वह गति ही करेगा, वो रुकेगा कब, जब हम उस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तब। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बस या ट्रेन के अचानक रुकने से उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यानी कि जब बस या ट्रेन अगर रुकता है तो उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है, समझिएगा। जब बस रुकता है तो उसका जो पैर होता है ना, पैर, ठीक है ना, वो यानी कि जब ये रुकेगा, बस जब रुकेगा तो उसका पैर भी स्थिर हो जाएगा, लेकिन उसका जो ऊपर का शरीर होता है, ऊपर वाला भाग, वो गति में ही रहता है, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है ना, पैर तो विराम में हो गया, लेकिन शरीर उसका गति में होने के कारण आगे की ओर झुक जाता है। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। इसके बाद देखिए संवेग क्या होता है सो समझिएगा। संवेग यानी कि मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग कहने का मतलब ये हुआ, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, समझिएगा इमेज के माध्यम से। ये कार देख रहे हैं आप लोग, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, जैसे मान लीजिए कि 60 क्विंटल का है, ठीक है ना, और ये अगर मान लीजिए गति कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। ठीक है ना, जितना आपका वजन है 100 और जितना स्पीड से आप चल रहे हैं 100, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसी को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। और संवेग का परिभाषा भी यही है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और संवेग बराबर यानी संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर होता है एम भी, यानी कि मास और वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया भी है कि यहाँ पर P जो है संवेग है, M द्रव्यमान है और V आपका क्या है, वेग है। ठीक है, अब देखिए संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट में लिखा गया है, समझिएगा। संवेग किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने वाला एक आवश्यक बल है, इसे जरूर याद रखिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम को हम लोग समझेंगे, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, समझिएगा। किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन को दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु, कोई वस्तु के अगर हम संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब बल में परिवर्तन कर रहे हैं, अगर बल में परिवर्तन करेंगे तो उसके संवेग में भी परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। और यह नियम F बराबर ma का सूत्र देता है, यानी कि बल का सूत्र कौन देता है, कौन सा नियम देता है, तो न्यूटन का दूसरा गति नियम देता है, इसे याद रखिएगा। जहां F बराबर बल होता है, m बराबर द्रव्यमान और a बराबर क्या होगा, त्वरण होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। न्यूटन का द्वितीय गतीय नियम याद रखिएगा। संवेग में परिवर्तन के दर जो होता है वो बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूटन का तृतीय गति नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे दीवार पर अगर मान लीजिए हम 1 फैट मारे और 5 न्यूटन का बल लगाए, तो दीवार भी हम पर 5 न्यूटन का भी बल लगाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो भी उतना ही बल लगाता है, ठीक है। यही था यानी कि न्यूटन का तीसरा गति नियम। अब देखिए एग्जाम्पल को समझिएगा। नाव के किनारे पर कूदने से नाव का पीछे जाना, यानी कि देखिए जब हम नाव से कूदते हैं, ठीक है ना, जमीन की ओर, तो जमीन पर जब हम कूदते हैं तो हमारा टांग जो है वह, यानी कि हमारा शरीर जो है वो आगे की ओर बल लगाता है, लेकिन नाव जो है वह पीछे की ओर बल लगाता है। जितना बल हम आगे की ओर लगाते हैं उतना ही नाव पीछे की ओर बल लगाता है, जिसके कारण नाव पीछे हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए बंदूक से गोली के निकलने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। जब बंदूक से दाना यानी कि गोली निकलती है, ठीक है ना, तो जितना बल वो आगे जाने में लगाती है उतना ही गोली वो हम पीछे आने में लगाता है, ठीक है ना। जितना बल दाना जो है वो आगे जाने में लगाएगा उतना ही बल गोली जो है वह पीछे जाने में लगाता है, इसे याद रखिएगा। यही था आपका न्यूटन का तीसरा गति नियम। इसके बाद देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, समझिएगा। कोई भी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता है, अगर कोई भी वस्तु पर अगर बाहरी बल नहीं लगता है तो वस्तु का जो कुल संवेग होगा ना वो ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। यानी अगर मान लीजिए किसी वस्तु का संवेग, ठीक है ना, 60 kg मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इस पर अगर हम कोई भी बल नहीं लगाए, बाहरी बल नहीं लगाए, तो इसका संवेग ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो 60 का स्पीड है और इसका वजन जो है वह मान लीजिए 70 kg है, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, यानी 4200 इसका क्या हो गया, संवेग हो गया। कितना हो गया, 4200 इसका संवेग हो गया। अब देखिए हम क्या किए, थोड़ा बल लगाकर इसके यानी कि जो स्पीड है ना उसको कम कर दिए, ठीक है। अब 40 का स्पीड कर दिए। अब देखिए 7 चौके 28, 2800 हो गया ना। यानी कि संवेग में परिवर्तन कब हुआ, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाए। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही उसका मान घटेगा और ना ही उसका मान बढ़ेगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कुछ उदाहरण है, याद रखिएगा। बंदूक का पीछे हटना ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का उड़ना ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुब्बारे का हवा में उड़ना ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। तो ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।